नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोसिस पे है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में देखें तो ओवर 2.5 मिलियन पीपल इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी करीबन करीबन 25 लाख लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हमेशा ही रहते हैं। बट 90 to 95% पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट दे आर इवन इन्फेक्टेड। लेकिन इन 25 लाख लोगों में से भी 90 से 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो टीबी से इन्फेक्ट हो रखे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस बैक्टीरिया को कंटेन करके रखता है, और इसी वजह से ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। और जब मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है तो ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, या बहुत ही कम अमाउंट में या माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने के साथ साथ में इसको फैलाते जाते हैं। एंड दिस रिमेन लेटेंट एंड डोरमेंट और इनएक्टिव। और तो इम्यून सिस्टम की वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो वो उस लेटेंट स्टेट में रहता है, या डोरमेंट स्टेट में, या इनएक्टिव स्टेट में रहता है। दिस डोरमेंट स्टेट कैन बी एक्टिवेटेड बाय This dormant state can be activated if someone's immune system get compromised by any other infection like AIDS or by old age। यानी कि अगर उसका इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर इम्यून सिस्टम अपना काम करना धीरे धीरे कम कर दे, तो फिर वो वापस एक्टिवेट होने लग जाता है। और उस वजह से फिर वो और दूसरे लोगों को भी फैलता जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि इसका बैक्टीरिया होता है, इज सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड एंड नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो एक रॉड शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और ये ऑक्सीजन, इसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये स्ट्रिक्टली एयरोब्स होते हैं। बिना ऑक्सीजन के ये बैक्टीरिया जो है वो जीवित नहीं रह सकते हैं। एंड कंटेन हार्ड वैक्सी सेल वॉल जो कि माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है। इनके चारों ओर की जो सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है, इसीलिए ये एसिड फास्ट बेसिलाइज होते हैं। और ये जील नील्सन स्टेन में ब्राइट रेड कलर देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्राइट रेड कलर है इनका। तो ये जील नील्सन स्टेन में ब्राइट रेड कलर देते हैं। एंड हार्ड सेल वॉल मेक्स बैक्टीरिया टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड रेजिस्ट टू वीक डिसइंफेक्टेंट। क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, इसी वजह से ये एक लंबे टाइम तक के लिए जीवित रह सकते हैं। और जो भी अपन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस है वो मर जाए, लेकिन उन डिसइंफेक्टेंट का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। तो पैथोलॉजी में है कि ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू इनहेलेशन, कि जो भी बैक्टीरियाज होंगे, मान लीजिए ये रॉड शेप बैक्टीरियाज है, ये जो भी बैक्टीरियाज होंगे ये सांस के थ्रू लंग्स के अंदर जाते हैं। एंड टीबी अवॉइड्स म्यूकस ट्रैप्स एंड गेट्स डीप इनटू एल्वियोलाई। क्योंकि पूरी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथीलियम होती है, जो कि जिसके ऊपर सीलियाज लगे हुए होते हैं। और साथ ही साथ में ये जो सॉरी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन भी करती है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, और फिर ये म्यूकस जो होते हैं ये सीलिया द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे कि ये सारे कफ आउट होने लगते हैं। लेकिन टीबी जो होती है इस म्यूकस ट्रैप को अवॉइड कर देती है। टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं और सीधे डीप अंदर चले जाते हैं, जो कि आगे जाके एल्वियोलाइज के अंदर घुल मिल जाते हैं। इसके बाद में एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती है, जो कि इन सबको इंगल्फ करती है। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती है, ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स की जो भी एल्वियोलाइज होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस क्या होती है, इन टीबी बैक्टीरियाज को इंगल्फ करने लगती है, धीरे धीरे अपने अंदर इंगल्फ करने लगती है। लेकिन टीबी क्या होती है, ये बैक्टीरिया हो गया,
टीबी का बैक्टीरिया है, ये इसको माइक्रोफेज जो है ये इसको धीरे धीरे अपने अंदर इंगल्फ करेगी तो ये फेगोसोम बनाती है। इस फेगोसोम के ऊपर लाइसोसोम आके कनेक्ट होता है। और जनरली क्या होता है कि इसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फेगोसोम के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं इनको खत्म करने का काम करता है। लेकिन टीबी के बैक्टीरिया क्या करते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन क्या करती है, इस लाइसोसोम को इस फेगोसोम के साथ मिलने से रोकती है। यानी कि ये इस लाइसोसोम और फेगोसोम इन दोनों के फ्यूजन को रोक देती है। तो जब फ्यूजन नहीं होगा तो लाइसोसोम से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। जब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर नहीं जाएंगे तो ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को मार भी नहीं सकता है। तो इसी वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और इसी मैक्रोफेज के अंदर प्रोलिफरेट करने लगते हैं। ये अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। और आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ाने लगते हैं तो जिस एल्वियोलाई या जिस एरिया के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होने लगता है, तो उससे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। जो कि साइन सून आफ्टर एक्सपोजर, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपको थोड़े दिन पहले एक्सपोजर हुआ टीबी के पेशेंट से, तो उस पेशेंट के जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया थे वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में गए। उसके बाद में वहां जाके उन्होंने ये सारा इन्फ्लामेशन और इम्यून सिस्टम का पूरा गेम हुआ। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड मोस्ट पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक और फ्लू लाइक इलनेस इज प्रेजेंट। मोस्ट पीपल जो होते हैं ज्यादातर के अंदर इस प्राइमरी इन्फेक्शन में ज्यादा कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, या जो मिलते भी हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ एक्सपोजर, मान लीजिए कि आपको 1 तारीख को इन्फेक्शन हुआ, तो उसके 3 सप्ताह बाद में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसके ऊपर वर्क करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस थी जिन मैक्रोफेजेस में ये ट्यूबरकुलर बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे, उन मैक्रोफेजेस के चारों ओर ये इम्यून सेल्स जाके इकट्ठा होने लगती है। ये मैक्रोफेजेस थी ये मैक्रोफेजेस हैं जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है, और इनके चारों ओर ये इम्यून सेल्स जाके इकट्ठा होने लग जाती है। इम्यून सेल सराउंड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन क्रिएटिंग ग्रेन्युलोमा। तो ये जो चीज है ये ग्रेन्युलोमा कहलाती है। यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इस इन्फेक्शन के बाद में इनकी मैक्रोफेजेस के चारों ओर ये इम्यून सेल्स 3 सप्ताह बाद में ये इम्यून सेल जो होती है ये इकट्ठा होने लगती है, और इकट्ठा होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन ग्रेन्युलोमा बोलते हैं। एंड टिश्यू मिडल इन ग्रेन्युलोमा डाइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रेशियस नेक्रोसिस। और इस ग्रेन्युलोमा के बीच के जो भी टिश्यूज या सेल्स होती है वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है, और इस प्रोसेस को हम केशियस नेक्रोसिस बोलते हैं। केशियस नेक्रोसिस बोलते हैं। तो केशियस नेक्रोसिस की वजह से जहां पे भी केशियस नेक्रोसिस होता है उस एरिया को हम गॉन्स फोकस बोलते हैं। कि इस एरिया पे केशियस नेक्रोसिस हुआ जिसके अंदर ग्रेन्युलोमा के बीच का जो पार्ट था वो डेड होने लग गया, तो उस एरिया को हम गॉन फोकस बोलते हैं। एंड ओवर द टाइम टीवी स्प्रेड्स टू हाइलर लिम्फ नोड। धीरे धीरे ये हाइलर लिम्फ नोड के अंदर जाने लगते हैं। मान लीजिए एक जगह पे ये गॉन फोकस बना, फिर दूसरे स्थान पे ये गॉन फोकस बनता है, फिर धीरे धीरे ये हाइलर लिम्फ नोड, हाइलम क्या होता है कि लंग्स के वो एरिया जहां से ब्रोंकस एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन्स एंटर करती है लंग्स के अंदर, तो उस एरिया को हम हाइलर एरिया बोलते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उन लिम्फ नोड्स के अंदर जाके ये स्प्रेड होने लग जाती है। तो पहले तो ये लंग्स के अंदर स्प्रेड हो रही थी, फिर धीरे धीरे लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू ये लिम्फ नोड हाइलर लिम्फ नोड्स के अंदर जाके स्प्रेड होने लग जाता है। तो हाइलर लिम्फ नोड्स के अंदर जब स्प्रेड होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और टिश्यू इनकैप्सुलेटेड इन गॉन फोकस एंड गॉन
कॉम्प्लेक्स गेट कैल्सिफाइड। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या होता है कि इसके चारों ओर की जो वॉल होती है इसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये कैल्सिफाइड होने लगते हैं। और ये कैल्सिफाइड जो टिश्यूज होते हैं वो चेस्ट एक्सरे में स्कार टिश्यूज के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये चेस्ट एक्सरे में किस तरीके से दिखते हैं ये मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड दीज कैल्सिफाइड गॉन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रेंकीज कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? रेंकीज कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो ये गॉन फोकस बनता है जो कि लंग्स टिश्यूज के अंदर बनता है। फिर ये गॉन फोकस जो होता है ये लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू जाते हुए हाइलर लिम्फ नोड में जाता है। जब ये हाइलर लिम्फ नोड में चला जाता है तो हम इनको गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब गॉन कॉम्प्लेक्स के चारों ओर की जो वॉल होती है ये कैल्सिफाइड होने लग जाती है तब हम इसको रेंकीज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद में कुछ पर्सन्स के अंदर बैक्टीरिया इज किल्ड बाय इम्यून सिस्टम के एक गॉन कॉम्प्लेक्स एंड रेंकीज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनके अंदर जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया बचे होते हैं ये इम्यून सिस्टम के द्वारा खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ के अंदर ये अभी भी वाइबल या डोरमेंट स्टेट में रहते हैं क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, वैक्स लाइक होती है, माइकोलिक एसिड की बनी हुई होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो इम्यून सिस्टम इसके ऊपर पूरे प्रभावी रूप से काम कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये कुछ अमाउंट में वायबल या डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, यानी कि ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन का इम्यून सिस्टम किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लाइक एड्स की वजह से या किसी भी अदर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या कम काम करना बंद कर देता है तो गॉन कॉम्प्लेक्स वापस एक्टिवेट होने लग जाते हैं एंड स्प्रेड टू अपर लोब्स ऑफ बोथ लंग्स ड्यू टू हाई ऑक्सीजनेशन। और स्प्रेड होने लग जाते हैं अपर लोब में। ये पहले लोअर लोब में बनते हैं, फिर हाइलर लिम्फ नोड्स में बनते हैं, फिर धीरे धीरे ये अपर लोब में जाने लगते हैं। अपर लोब में क्यों जाते हैं? क्योंकि अपर लोब में ऑक्सीजनेशन हाई परसेंटेज में होता है, यानी ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एरोब्स होते हैं, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे अपर लोब्स में भी स्प्रेड होने लगते हैं। एंड ड्यू टू प्रीवियस एक्सपोजर मेमोरी इम्यून सेल्स एक्टिवेट एंड रिलीज साइटोकाइन। अब क्योंकि ये पहले भी एक्सपोज हो चुका है इस पर्सन को और इस पर्सन में एक्सपोज होने की वजह से मेमोरी सेल्स बनती है, मेमोरी टी सेल्स बनती है, तो ये टी सेल्स क्या करती है, जब वापस ये एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने पे ये टी सेल्स भी एक्टिवेट होती है। और जब टी सेल्स या फिर मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होती है तो वो कुछ स्पेसिफिक काइंड के साइटोकाइंस को रिलीज करती है। और जब साइटोकाइंस को रिलीज करती है तो ये फिर कैशियस नेक्रोसिस के जो एरियाज होते हैं ये और ज्यादा बनने लगते हैं। और बनने के बाद में फिर ये इनके जब टाइम ओवर द टाइम इनके अंदर कैविटेशंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले ये लंग्स टिश्यूज में बना, लोअर लोब्स में बना, फिर ये हाइलर लिम्फ नोड्स में गया, फिर हाइलर लिम्फ नोड से ये और रीएक्टिवेट होके अपर लोब्स में गया, फिर धीरे धीरे दूसरे एरियाज में फैलने लगा। और जब ये दूसरे एरियाज में फैलने लग जाता है तो ओवर द टाइम इनके अंदर के टिश्यूज पूरे खत्म हो जाते हैं और कैविटेशन फॉर्मेशन हो जाता है, कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कैविटी में जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरियाज रहते हैं, इस कैविटी में जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरियाज होते हैं वो डिसेमिनेट होने लग जाते हैं या फिर इस एल्वियल एयर पैसेजेस के थ्रू या फिर लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू लंग्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर जाने लगते हैं। यानी कि एक तरीके से ये पूरे लंग्स को कवर करने लग जाते हैं, दूसरे पार्ट्स में जाने लग जाते हैं और इस तरीके से पूरे ही लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं जो कि ब्रोंको न्यूमोनिया का कारण बनते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ब्रोंकोन्यूमोनिया भी होता है। एंड बैक्टीरिया कैन गेट इनटू वेस्कुलर सिस्टम एंड इन्फेक्ट अदर ऑर्गन। और जब ये लंग्स के वेस्कुलर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो वेस्कुलर सिस्टम में जब एंटर कर जाते हैं तो ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लगते हैं। और जहां जहां जिस जिस ऑर्गन को ये स्प्रेड होते हैं वहां वहां ये अपने साइन एंड सिम्टम शो करते हैं और इस ट्यूबरकुलोसिस को हम
मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यानी कि जब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैलता जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द इन्फेक्टेड पार्ट, यानी कि माइकोबैक्टीरियम का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, वो जिस ऑर्गन को या जिस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में, क्योंकि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस वेस्कुलर सिस्टम से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, जिस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है हमें उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो जब किडनीज के अंदर जाता है तो हमें स्टेराइल पाइयूरिया यानी WBC इन यूरिन, पेशाब के अंदर हमें यूरिन देखने को मिलती है। लीवर को इन्फेक्ट करता है तो हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। ब्रेन की मेनिंजेस को इन्फेक्ट करता है तो मेनिंजाइटिस के देखने को मिलता है। लंबर वर्टिब्री को इन्फेक्ट करता है तो पॉट डिजीज देखने को मिलता है। पॉट डिजीज में क्या होता है कि जब लंबर वर्टिब्रीज के अंदर इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की वजह से ये वर्टिब्रीज क्या होती है, इनके बीच की जो डिस्क होती है वो खत्म होने लग जाती है और धीरे धीरे इसके कर्वेचर में टेढ़ापन आने लगता है। तो इस डिजीज को हम पॉट डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो एडिशन डिजीज होती है। सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल एरिया में यानी गले के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फेडिनाइटिस या स्क्रोफुला देखने को मिलते हैं। स्क्रोफुला क्या होते हैं कि गर्दन के अंदर या नेक रीजन के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रो करने लगता है और बड़ी सी गांठ जैसी फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिसको हम लिम्फेडिनाइटिस या स्क्रोफुलाज बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें तो फीवर आता है पेशेंट को। इसके अलावा नाइट स्वेट्स होते हैं, ये इसका बहुत मेन सिम्टम है, साइन है कि पेशेंट को नाइट स्वेट्स होगा। वो जब भी रात में सोएगा तो उसको बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होगी और इतनी ज्यादा स्वेटिंग होगी कि उसको अपने क्लोथ्स खोलने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा कूलर के अंदर या फिर हवा के अंदर उसको बैठना पड़ेगा उसका पसीना सुखाने के लिए। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वेट लॉस होगा। वेट लॉस के अलावा कफिंग अप ऑफ ब्लड यानी हिमोटाइसिस देखने को मिलेगा। हिमोटाइसिस क्यों? क्योंकि कैविटेशन होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। और अगर कैविटेशन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर चला जाए, यानी कि लंग्स की जो कैपिलरीज या वेसल्स होती हैं उसके अंदर अगर कैविटेशन होने लग जाए, तो ब्लड जो होता है वो ऊज आउट होने लग जाता है और ऊज आउट होके फिर कफ के रूप में बाहर आने लगता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या PPT इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट बोलते हैं, या इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं, या मेंटोक्स टेस्ट, इसका नाम आपने बहुत बार सुना है मेंटोक्स टेस्ट, या फिर नॉर्मल उसको TB टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबरकुलिन का इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है। ट्यूबरकुलिन क्या होता है, इस बैक्टीरिया का एक कंपोनेंट होता है, प्रोटीन होती है जो कि डर्मल लेयर, स्किन की डर्मल लेयर के अंदर इंजेक्ट होती है। ये देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हाथ की फोर आर्म की जो डर्मल लेयर होती है इसके अंदर इसका इंजेक्शन लगता है और ये एक छोटी सी पुस्चुल सॉरी वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इस वेसिकल फॉर्मेशन को क्या होता है कि कॉजेज अ स्मॉल लोकलाइज्ड इम्यून रिएक्शन विद इन 48 टू 72 आवर्स। जब ये इंजेक्शन लग जाता है तो इंजेक्शन लगने के 48 से 72 घंटे के अंदर इसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर ये अगर ये वेसिकल जो है ये एरिया में बड़ी हो जाए, यानी कि अगर ये जो पहले इसका एरिया था, पहले ये जो इसका एरिया इतना सा था, अगर ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाए यानी इंड्यूरेटेड होने लग जाए, तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब ये छोटा सा एरिया के अंदर हमने ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाया, उसके 72 से 48 घंटे के भीतर अगर ये एरिया धीरे धीरे बढ़ने लग जाए और रेडिश हो जाए, तो इसका मतलब कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि वो पेशेंट कभी न कभी पास्ट के अंदर उस TB के बैक्टीरिया से एक्सपोज हुआ होगा। इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव और लेटेंट डिजीज। लेकिन इस टेस्ट की एक ड्रॉबैक ये है कि इससे ये नहीं पता चलता है कि ये जो TB है ये लेटेंट TB है या फिर एक्टिव TB है, यानी कि ये TB जो पुरानी है या फिर नई नहीं हुई है। इसके बारे में इस टेस्ट के थ्रू हमें पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा हम और क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। इसमें क्या होता है कि जो TB की प्रोटीन्स होती है उसको हम ब्लड के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। जिस तरीके से ब्लड के अंदर हम शुगर लेवल,
या फिर प्रोटीन्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जांच करते हैं, उसी तरीके से ट्यूबरकुलिन जो प्रोटीन होती है उसको हम ब्लड के अंदर उसकी वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं, जो कि टीबी के लिए स्पेसिफिक होता है एंड अनलाइकली टू बी पॉजिटिव इफ पेशेंट इज बीसीजी वैक्सीनेटेड। बीसीजी का जो टीका होता है वो स्पेशली बच्चों के अंदर टीबी के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लगाया जाता है, टीबी से वैक्सीनेटेड करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट है जो बीसीजी वैक्सीनेटेड है, तो उसके अंदर ये टेस्ट जो होगा वो बहुत ही कम पॉजिटिव आएगा या फिर पॉजिटिव ना आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और एएफबी कल्चर यानी कि उस पेशेंट के स्पूटम को हम लैब के अंदर कल्चर के लिए भेज सकते हैं, यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो स्पूटम है ये स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही है। चेस्ट एक्सरे हम देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे हमें किस किस टाइप के मिल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। तो इस चेस्ट एक्सरे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया के अंदर एक हल्का सा आपको ओपेसिटी दिखेगी। ये ओपेसिटी जो है ये गॉन कॉम्प्लेक्स की ओपेसिटी है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए कि इसकी लेफ्ट साइड के अंदर ये एक कैविटेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर तो ये गॉन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैं पेन चेंज करता हूँ, पेन की इंक, तो आपको थोड़ा आसानी से समझ आएगा कि ये देखिए ये धीरे धीरे इस एरिया के अंदर ये कैविटेशन देखने को मिलता है, एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसको हम कैविटेशन बोलते हैं। ये जो था ये गॉन कॉम्प्लेक्स था, जो कि हल्का सा हेजीनेस या ओपेसिटी में के रूप में दिख रहा है, और ये इसमें सर्कुलर ओपेसिटी दिख रही है, इसको हम कैविटेशन बोलते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो इसके अंदर ये ओपेसिटी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, लाइक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो इसको हम रेंकीज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनको हम रेंकी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अलावा हम अब आगे इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में जब पेशेंट लेटेंट टीबी यानी कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है, लेकिन हमें पता चल चुका है कि उस पेशेंट को टीबी है, तो उसके अंदर हम सिंगल ड्रग का यूज करते हैं एक लंबे टाइम के लिए, लाइक आइसोनाइजाइड फॉर 9 मंथ। इसके अलावा एक्टिव टीबी तो होती है, तो उसके अंदर हमें मल्टी ड्रग का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, जिसके अंदर 4 ड्रग्स का यूज होता है: आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड। आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड। दीज ड्रग्स मेक पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस। अगर पेशेंट में एक्टिव टीबी है यानी कि पेशेंट जो है वो एक्टिव स्टेट के अंदर है उसकी टीबी, तो उस पेशेंट को ये नॉन इन्फेक्शियस बनाता है विद इन अ फ्यू वीक्स। लेकिन उस पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस बनाने तक की स्टेट में जो पेशेंट होता है, यानी कि मान लीजिए आज के दिन पेशेंट को हमने ये ड्रग्स देना स्टार्ट किया, तो पेशेंट जो होगा वो कुछ सप्ताह बाद के अंदर नॉन इन्फेक्शियस होगा, लेकिन उस कुछ सप्ताह बाद से लगाकर लेकिन आज से लगाकर उस कुछ सप्ताह बाद तक जो पेशेंट होगा उस टाइम पीरियड के अंदर पेशेंट तो इन्फेक्टिव स्टेट में होगा, यानी कि वो पेशेंट जो है वो दूसरों को टीबी फैला सकता है, यानी कि बट पेशेंट कैन स्प्रेड टीबी टू अदर्स टिल द नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन इज अचीव्ड। यानी कि इन ड्रग्स के द्वारा पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस बनता है तब तक वो दूसरे लोगों को टीबी फैला सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि एडल्ट्स विथ रीएक्टिवेटेड टीबीज आर मोर इन्फेक्शियस, सो पेशेंट्स आर केप्ट इनटू नेगेटिव प्रेशर रूम। नेगेटिव प्रेशर रूम्स में रखने से क्या होता है कि जो टीबी के बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरे यानी दूर तक फैलने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, और जो उससे मिलने वाले विजिटर्स होते हैं, जो उसके अटेंडर्स होते हैं, उनको N95 का जो मास्क होता है उसको पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि पेशेंट से मिलने पे उस पेशेंट के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नेजल के थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज में न जा सके। एंड पेशेंट्स आर केप्ट ऑन मेडिकेशंस फॉर सेवरल मंथ्स टू बी श्योर दैट बैक्टीरियाज आर डिस्ट्रॉयड, यूजुअली बाय डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, यानी डॉट थेरेपी करवाई जाती है उस पेशेंट की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो
ट्रीटमेंट लेने से मना कर देते हैं, या फिर अगर घर पे होते हैं वो ट्रीटमेंट डिफॉल्टर हो जाते हैं, वो कुछ दवाई लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी टाइम पे नहीं लेते हैं, कभी ओवरडोज ले लेते हैं। इसी वजह से इस डॉट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी डॉक्टर की देख रेख के अंदर ही उस पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे दवाई दी जाती है, ताकि उसका एक पूरा बायोडाटा तैयार किया जा सके कि इस पेशेंट को हमने पूरी की पूरी दवाई दी है, एक प्रॉपर टाइम ऑफ कोर्स के लिए हमने इसको पेशेंट को दवाई दी है। तो इस तरीके से इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज हमने जो टीबी के बारे में पढ़ा, हमने उसकी पूरे कॉजेस के बारे में पढ़े, हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता किया, उस चेस्ट एक्सरे में हमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती है हमने वो देखा, उसको किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है हमने उसके बारे में जाना, और ट्रीटमेंट में हमें उसके क्या क्या देना चाहिए हमने उसके बारे में भी जानने की पूरी कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब देने की भरपूर कोशिश कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शिवत्व आय। थैंक यू सो मच।